क्लास 11 साइकोलॉजी। मादक द्रव्यों का दुरुपयोग। किशोरावस्था का समय सिगरेट, मद व मादक पदार्थों के सेवन के लिए विशिष्ट रूप से अति संवेदनशील दबाव से समायोजन स्थापित करने के एक तरीके के रूप में किशोर सिगरेट पीने या मादक पदार्थों के सेवन का सहारा लेते हैं। यह समाजोपयोगी कौशलों के विकास एवं दायित्वपूर्ण निर्णयन के विकास को बाधित कर सकता है। सिगरेट पीने या मादक पदार्थों के सेवन करने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे समकक्षियों का दबाव एवं समूह द्वारा स्वीकृत किए जाने की किशोर की आवश्यकता अथवा प्रौढ़ों की तरह व्यवहार करने की इच्छा अथवा विद्यालय के कार्य या सामाजिक दायित्व के दबाव से पलायन की आवश्यकता। निम्न कोटि के व्यसन डालने की शक्ति पाया गया है वे किशोर जो मादक पदार्थों, शराब तथा निकोटिन अथवा उपयोग के लिए संवेदनशील वे आवेगशील, आक्रामक, उत्कंठित, अवसादी एवं अविश्वसनीय होते हैं तथा इनका आत्मसम्मान का स्तर कम होता है। उनमें उपलब्धि की प्रत्याशा भी कम होती है। समकक्षी दबाव और अपने समूह के बीच रहने की आवश्यकता किशोर को अपने समकक्षियों की मांगों के अनुरूप मादक द्रव्य, मदिरा एवं धूम्रपान का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है या उसको अपना उपहास सहन करने के लिए मजबूर करती है। यदि मादक पदार्थों का उपयोग लंबे समय तक जारी रहता है तो यह शरीर क्रियात्मक निर्भरता अर्थात मादक पदार्थ, शराब या निकोटिन की लत को जन्म दे सकता है और किशोरों के शेष जीवन के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। मादक द्रव्यों के उपयोग को रोकने में माता पिता, समकक्षियों, भाई बहनों एवं वयस्कों के साथ सकारात्मक संबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली स्थित सोसाइटी फॉर थिएटर इन एजुकेशन प्रोग्राम भारत में मादक द्रव्यों का एक सफल कार्यक्रम है। यह 13 से 25 वर्ष की आयु के मनोरंजन के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करती है, जिसमें यह शिक्षा दी जाती है कि मादक पदार्थों का सेवन कैसे रोकें। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम UNDCP ने इस कार्यक्रम का एक उदाहरण के रूप में चुना, जिसे इस क्षेत्र के गैर सरकारी संगठन को भी अपनाना चाहिए। आहार ग्रहण संबंधी विकार। किशोरों का स्वयं के प्रति मनोग्रस्ती का कल्पनालोक में रहना तथा समकक्षों में तुलना करना ऐसी परिस्थितियों को जन्म देता है जिससे वे अपने शरीर के प्रति मनोग्रस्ती विकसित कर लेते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी आहार ग्रहण संबंधी विकार है जिसमें स्वयं को भूखा रखते हुए दुबला पतला बनने की कठिन प्रयास किया जाता है। किशोरों को अपने भोजन से कुछ खाद्य पदार्थों को निकालते अथवा केवल दुर्बल होने वाले खाद्य पदार्थों का ही सेवन करते देखा जाना बहुत ही सामान्य घटना है। संचार माध्यम से भी दुबलेपन या चरहरेपन को सर्वाधिक वांछनीय छवि के रूप में प्रदर्शित करते हैं और चरहरेपन की एक ऐसी फैशनेबल छवि का अनुकरण एनोरेक्सिया नर्वोसा को जन्म देते हैं। शुद्ध घातीयता या बुलिमिया आहार ग्रहण संबंधी विकार का दूसरा प्रकार है, जिसमें व्यक्ति अत्यधिक भोजन करने का एक ऐसा प्रारूप अपनाता है जिसमें वह स्वादिष्ट भोजन करता रहता है और उसके बाद अपने प्रयास से वमन करके अथवा किसी विरेचक का उपयोग करके उसका विरेचन कर देता है और बीच बीच में उपवास भी रखता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा तथा बुलिमिया मुख्य रूप से महिलाओं के विकार हैं जो शहरी परिवारों में अधिक पाए जाते हैं। प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था। प्रौढ़ावस्था एक प्रौढ़ सामान्यतः एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो दायित्वों का निर्वहन करता है, परिपक्व व स्वावलंबी है तथा समाज में अच्छी तरह से जुड़ा होता है। इन गुणों के विकास में भिन्नता पाई जाती है जो यह प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति के वयस्क बनने अथवा वयस्कों की भूमिका को ग्रहण करने की समय में अंतर होता है। कुछ लोग अपने कॉलेज अध्ययन के साथ नौकरी भी करते हैं अथवा वे शादी कर सकते हैं तथा पढ़ाई छोड़ देते हैं। कुछ लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हुए और व्यवहार के बाद भी अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। प्रौढ़ों की भूमिकाओं को ग्रहण करना व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति से निर्देशित होता है। जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे विवाह, नौकरी, बच्चों को जन्म देना के लिए सर्वोपयुक्त समाज क्या होता है। इस संदर्भ में एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्नता होती है, परंतु किसी एक संस्कृति के अंदर प्रौढ़ के विकास क्रम में समानता होती है। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था के दो मुख्य कार्य हैं: प्रौढ़ जीवन की संभावनाओं को तलाशना तथा एक नई स्थायी जीवन की संरचना का विकास करना।
उम्र का 20वां वर्ष प्रौढ़ों के विकास में एक नए दौर को निरूपित करता है। धीरे धीरे निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर एक परिवर्तन उत्पन्न होता है। एक युवा व्यक्ति जिस प्रकार का जीवन विशेष रूप से विवाह एवं जीविका के संदर्भ में जीना चाहता है, उसका एक बिंब इस प्रकार के परिवर्तन को इंगित करता है। जीविका का कार्य उम्र के 20वें-30वें वर्ष के लोगों के लिए एक जीविका प्राप्त करना, व्यवसाय का चयन करना तथा एक जीविका विकसित करना महत्वपूर्ण कार्य होता है। व्यावसायिक जीवन में प्रत्याशा प्रवेश करना किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटना होती है। विभिन्न प्रकार के समायोजन अपनी दक्षता व निष्पादन को सिद्ध करने प्रतिस्पर्धा का सामना करने तथा अपने एवं नियोजक की प्रत्याशाओं की प्रति समायोजन स्थापित करने से संबंधित है। अनेक प्रकार की आशंकाएं होती हैं। नई भूमिकाओं एवं दायित्वों का यह आरंभ भी होता है। जीविका विकसित करने एवं उनका मूल्यांकन करना प्रौढ़ावस्था का एक मुख्य कार्य बन जाता है। विवाह, मातृ पितृत्व एवं परिवार वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने पर युवा वयस्कों को दूसरे व्यक्ति को समझना, यदि वह पहले से ज्ञात नहीं है, एवं एक दूसरे की पसंद नापसंद एवं रुचि को जानना इत्यादि के प्रति समायोजन स्थापित करना पड़ता है। यदि दोनों साथी कार्यरत है तो समायोजन के लिए घर की भूमिकाओं और दायित्व के निष्पादन में सहभागिता अवश्य होती है। विवाह के अतिरिक्त माता या पिता बनना युवा वयस्क के जीवन में कठिन तथा दबावमय संक्रमण होता है। यद्यपि यह समानता बच्चों के लिए प्रेम की अनुभूति से जुड़ा होता है। वयस्क व्यक्ति मातृत्व या पितृत्व का अनुभव किस प्रकार करते हैं? यह विभिन्न परिस्थितियों जैसे परिवार व बच्चों की संख्या, सामाजिक अवलंबन की उपलब्धता तथा विवाहित युगल की प्रसन्नता एवं अप्रसन्नता को प्रभावित करता है। पति पत्नी का तलाक अथवा किसी एक की मृत्यु एक ऐसे पारिवारिक संरचना को जन्म देती है जिसमें एकल प्रवज या माता पिता या पिता से किसी एक बच्चे को जिम्मेदारी लेनी होती है। आज के युग में बहुत सी स्त्रियां घर से बाहर रोजगार ढूंढ रही हैं, जो एक दूसरे प्रकार के परिवार को जन्म दे रहा है, जिसमें माता पिता दोनों ही कार्यरत है। जबकि माता पिता दोनों कार्यरत है तो दबाव उत्पन्न होने वाले कारक एकल कार्यरत प्रवज के समान ही होते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों की देखभाल करना, उनके विशाल विद्यालय का कार्य देखना, बीमारियों तथा घर एवं कार्यालय के कार्यभार से समायोजन स्थापित करना इत्यादि। मातृत्व पितृत्व दबाव से जुड़े होने के बावजूद समृद्धि तथा एवं संतुष्टि के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करता है तथा अगली पीढ़ी में संलग्नता स्थापित करने एवं उन्हें निर्देशित करने के तरीके के रूप में देखा जा सकता है। अधीनावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन शरीर में परिपक्वता से संबंधित परिवर्तनों के कारण होते हैं। यद्यपि इन परिवर्तनों के उत्पन्न होने की गति में व्यक्तियों में भिन्नता होती है। लगभग सभी मध्य आयु के लोग अपनी शारीरिक क्रिया के कुछ पक्षों में धीरे धीरे होने वाले ह्रास का अनुभव करते हैं, जैसे दृष्टि एवं चमक के प्रति संवेदनशीलता में ह्रास, कम सुनाई देना तथा शारीरिक रंग रूप में परिवर्तन, जैसे झुर्रियों, बालों को सफ़ेद अथवा पतला होना, वजन में वृद्धि होना। क्या प्रौढ़ावस्था में संज्ञानात्मक योग्यताओं में परिवर्तन होता है? यह माना जाता है कि कुछ संज्ञानात्मक योग्यताओं में उम्र के साथ ह्रास होता है, जबकि कुछ में नहीं। अल्पकालिक स्मृति की तुलना में दीर्घकालिक स्मृति के संस्कृतियों में स्मृति का ह्रास अधिक होता है। उदाहरण के लिए, एक मध्य आयु का व्यक्ति एक टेलीफोन नंबर सुनने के तुरंत बाद उसे याद रखता है, परंतु कुछ दिनों के बाद वह उसका स्मरण उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाता। स्मृति में अधिक ह्रास देखा जाता है, जबकि उम्र के साथ प्रज्ञान बढ़ सकता है या स्मरण के रहे कि प्रत्येक आयु में वृद्धि व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, और जैसे सभी बच्चे विशिष्ट नहीं होते, वैसे ही सभी प्रौढ़ भी प्रज्ञान नहीं होते। वृद्धावस्था कब प्रारंभ होती है यह बताना आसान नहीं है। परंपरागत रूप से सेवानिवृत्ति को वृद्धावस्था से जोड़ा जाता है। अब जबकि लोग लंबे समय तक जी रहे हैं, नौकरी से सेवानिवृत्ति की आयु बदल रही है एवं वृद्धावस्था को परिभाषित करने वाला अपच्छेदित बिंदु ऊपर की ओर बढ़ रहा है। वृद्धों को जिन चुनौतियों से समायोजन करना होता है उनमें सेवानिवृत्त, विधवापन, बीमारी अथवा परिवार में मृत्यु सम्मिलित है। कुछ अर्थों में वृद्धों की छवि में परिवर्तन हो रहा है। तब अब कुछ ऐसे लोग हैं जो 70 या उससे अधिक उम्र पार कर चुके हैं और अत्यधिक सक्रिय, ऊर्जास्वी और सृजनशील हैं। ये लोग दक्ष होते हैं, इसलिए जीवन के विभिन्न पक्षों के समाज के द्वारा इन्हें महत्व दिया जाता है। विशिष्ट रूप से राजनीति, साहित्य, व्यापार, कला तथा विज्ञान में वृद्ध लोग हैं। वृद्धावस्था से जुड़ा एवं मृतक परिवर्तित हो रहा है। यह व्यक्ति को अक्षम करने वाला एवं इसलिए जीवन का एक भयावह चरण है। निसंदेह वृद्धावस्था के अनुभव सामाजिक आर्थिक दशाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, लोगों की विविधता, समाज की अपेक्षाओं तथा
उपलब्ध अवलंब व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। प्रौढ़ावस्था के प्रारंभिक वर्षों में नौकरी अधिक महत्वपूर्ण होती है, उसके बाद परिवार अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है, और इन सबके बाद स्वस्थ व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। स्पष्ट रूप से हमारे प्रौढ़ जीवन में स्वस्थ तरीके से वयोवृद्धि इन बातों पर निर्भर करती है कि जैसे हम लोग अपने कार्य में कितने प्रभावशाली हैं, हमारे परिवार में हम लोग के संबंध कितने प्रेमपूर्ण हैं, हमारी मित्रता कितनी अच्छी है, हम कितने स्वस्थ हैं, एवं संज्ञानात्मक रूप से हम कितने चुस्त दुरुस्त हैं। सक्रिय व्यावसायिक जीवन से सेवानिवृत्त होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कुछ लोग सेवानिवृत्त को एक नकारात्मक परिवर्तन के रूप में देखते हैं, तो वे मानते हैं कि संतुष्टि एवं आत्मसम्मान की एक महत्वपूर्ण स्रोत अलगाव है। लोग इसे जीवन में ऐसे परिवर्तन के रूप में देखते हैं जो अपनी रुचि के काम को करने के अधिक समय प्रदान करता है। यह देखा गया है कि जो वृद्ध वयस्क नए अनुभव के प्रति खुला दृष्टिकोण रखते हैं, अधिक प्रयासशील रहते हैं, उपलब्धि उन्मुख व्यवहार को वरीयता देते हैं, स्वयं को व्यस्त रखना पसंद करते हैं, भली प्रकार से समायोजित होते हैं। वृद्ध वयस्कों को भी पारिवारिक संरचना में परिवर्तन तथा नई भूमिकाओं दादा दादी से समायोजन करने की आवश्यकता होती है। बच्चे आमतौर पर अपनी जीविका तथा परिवार से व्यस्त होते हैं और अपना स्वतंत्र घर भी बसा सकते हैं। आर्थिक सहयोग अकेलापन दूर करने के लिए वृद्ध वयस्क और बच्चों पर निर्भर रहते हैं। जब बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं तो कुछ लोग निराश होकर अस्वास्थ्य उत्पन्न कर सकते हैं। वृद्धावस्था में शक्तिहीनता का अनुभव, अस्वास्थ्य तथा वित्तीय संपत्तियों का क्षीण होना असुरक्षा निर्भरता को जन्म देता है। कुछ लोग सहारा अपनी देखरेख के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। भारतीय संस्कृति वृद्धों को बच्चों पर निर्भर रहने की पक्षधर है, क्योंकि वृद्धावस्था में देखरेख की आवश्यकता होती है। वस्तुतः पूर्वी संस्कृति के अधिकांश माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन इस उम्मीद से करते हैं कि वे वृद्धावस्था में उनकी देखभाल करेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि वृद्धों से सुरक्षा एवं संबंधन की अनुभूति को प्रदान किया जाता है। यह अनुभूति उत्पन्न की जाए कि लोग उनका ध्यान रखते हैं, विशेष रूप से संकट के क्षणों में। यह स्मरण रखना चाहिए कि एक दिन हम सभी को वृद्ध होना है। यद्यपि मृत्यु होने की संभावना विलंबित प्रौढ़ावस्था में अधिक होती है, तथापि मृत्यु विकास की किसी भी अवस्था में हो सकती है। अन्य लोगों की तुलना में बच्चे एवं युवकों की मृत्यु प्राय अधिक दुखद समझा जाता है। बच्चों तथा युवकों में दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की संभावना अधिक होती है, परंतु वृद्धों में पुरानी बीमारी के कारण मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। पति अथवा पत्नी की मृत्यु प्राय सबसे बड़ी क्षति होती है। अपने साथी की मृत्यु के बाद जो लोग जीवित रहते हैं वे गहन दुख का अनुभव करते हैं। अकेलापन, अवसाद, वित्तीय क्षति के समायोजन स्थापित करते हैं। उनमें विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा भी बना रहता है। विधवाओं की संख्या विधुरों से अधिक होती है, क्योंकि अध्ययन यह प्रदर्शित करते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक समय तक जीवित रहती हैं तथा वे अपने से बड़े उम्र के पुरुष से विवाह करती हैं। ऐसे समय में बच्चों, नाती पोतों और एवं मित्रों का सहयोग व्यक्ति को दंपति की मृत्यु की क्षति से उबारने में सहायक होता है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों में लोग मृत्यु को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। हमारे देश की गौण संस्कृति में यह माना जाता है कि मृत्यु जादू टोना एवं दैत्यों के द्वारा होती है। मेडागास्कर की टनाला संस्कृति में मृत्यु का कारण प्राकृतिक शक्तियाँ मानी जाती हैं। मानव विकास, जिसे हम अपने इस अध्याय में पढ़ा है, व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के प्रभाव को समझने में आपकी सहायता करता है। प्रमुख पद, सारांश, समीक्षात्मक प्रश्न। थैंक यू।